जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। ये जस्ट पहले लाइन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका क्वेश्चन के सिनेरियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं करता है। 2024 की गर्मी के अंदर जो लाहौर का मौसम है वो गर्म ही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट एक दी हुई है। कहते द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है टेम्परेचर एज हाई। टीवी जो चैनल है ना, उसने बताया टेम्परेचर लाहौर का समर के अंदर 2024 के अंदर 48 डिग्री रहा है किसी एक पर्टिकुलर डे का। बाय यूजिंग द फार्मूला, एक फार्मूला उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट का साइन होता है, इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फार्मूले की मदद से फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमने इस टेम्परेचर जो सेल्सियस में है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसने दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर 48 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना इनटू दी फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला भी उसने दिया हुआ है एज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये उसने फार्मूला क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइड किया हुआ है। हमने करना है क्या, बस इस सेल्सियस को रिप्लेस कर देना उसकी वैल्यू के साथ, जो कि कितनी है 48। बस फ़ारेनहाइट दैट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। अब आप कैलकुलेटर पकड़ लीजिएगा, कैलकुलेटर आपका टूल है, मैं आपको बार बार कहता हूँ उसको आप अपने यूज़ करना सीखना। 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 48 के साथ, 9 को 48 से करें कितना हो जाएगा हमारे पास 432/5 प्लस 32। अब कैलकुलेटर पे लिखीजिएगा 432/5, आगे ब्रैकेट स्टार्ट प्लस का साइन डाल लीजिएगा, 32 लिखे। कैलकुलेटर पर लिखने के बाद जब उसको कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है ये, तो ये इसका सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, कहते हैं बाप और बेटे की जो एजेस हैं, उम्रें हैं, उनका जो सम है वो कितना है 72 ईयर्स है, 72 है, ठीक है। कि अगर हम बाप की और बच्चे की एजेस जो हैं उनको अगर हम जमा करते हैं तो वो कितनी आती है 72 आ जाती है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, अगो का मतलब पहले, 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले द फादर्स एज वाज, जो बाप की जो उम्र थी वो 2 टाइम्स थी द एज ऑफ द सन से, मतलब कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बच्चे की उम्र का 2 गुना थी। वट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो, तो बताओ बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि बाप की उम्र अभी क्या है, बेटी की उम्र अभी क्या है, या बाप की उम्र 6 साल पहले क्या थी या बेटी की उम्र 6 साल पहले क्या थी, लेकिन हमें उसने एक कंडीशन दी हुई है कि दोनों की एजेस का सम 72 था। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, एक्सपोज करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट भी लिख सकते हैं या सपोज भी लिख सकते हैं। लेट एज ऑफ फादर, जो बाप की एज है उसको हमने एक्सपोज कर लिया, और एज ऑफ सन, जो सन है उसकी एज को हम वाई सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें एजेस नहीं पता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो सवाल की वो कंडीशन दे रहा है उसके मुताबिक पहली कंडीशन पे आए ज़रा पहले, क्या कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, कि बाप की जो उम्र है, बाप की उम्र को हमने एक्स कहा हुआ है और बेटी की उम्र को वाई कहा हुआ है। बाप और बेटी की दोनों की एजेस का सम जब जमा करें तो वो कितना होता है 72 होता है, ठीक है। ये उसने अभी हमें बताया हुआ है पहली कंडीशन के मुताबिक कि बाप और बेटी की एजेस को अगर हम सम करते हैं, जमा करते हैं, तो वो कितना बन जाता है हमारे पास 72 बन जाता है। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब अगली बात पे आ जाओ, 6 साल पहले। अब 6 ईयर्स अगो की बात कर लेते हैं। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात कर ले तो उसमें कहता है 6 ईयर्स अगो फादर एज कितनी थी, फादर एज थी, मतलब 6 ईयर्स अगो कितनी बनेगी, जो अभी फादर की एज है एक्स है उसमें से माइनस कर देंगे 6, क्योंकि 6 माइनस करेंगे तो 6 साल पहले की बनेगी। और सन एज कितनी बनेगी, सन जो एज है वो कितनी बनेगी, अभी सन की एज कितनी है हमारे पास, वाई है,
उसमें से हम 6 निकाल लेंगे। 6 का मतलब 6 साल पहले ना, तो अगर उसकी प्रेजेंट एज x है बाप की, तो उसमें से माइनस कर दो 6, तो 6 साल पहले की एज बन जाएगी। अब 6 साल पहले क्या कहता है, बाय गिवन क्वेश्चन, बाय गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक बात कर रहा है, जो बाप की एज है वो 6 साल पहले बेटी की एज का 2 गुना थी। यानी कि जो अभी बेटी की एज है x माइनस 6, जो बाप की एज है x माइनस 6 जो 6 साल पहले थी, वो क्या थी, बेटी की एज का 2 गुना थी। यानी कि बेटी की जो एज थी 6 माइनस 5, इसका 2 गुना थी। अगर बेटा अपनी एज को 2 गुना कर देगा तो वो बाप की एज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा x और y को एक तरफ करके एक अगली कंडीशन बना लेते हैं, 2y माइनस 6। अब x एज इट इज़, y इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि x एक तरफ y एक तरफ, माइनस 6, और ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 सॉरी। तो एक दफ़ा सवाल मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। वो कहता है कि जो हमने बाप की एज को x और बेटे की एज को y सपोज की है। अब कहता है बाप और बेटे की एज का सम कितना, 72 है। ये पहले कंडीशन तो आसान है। दूसरी कंडीशन में कहता है 6 साल पहले की बात कर रहा है। 6 साल पहले क्या हो गया, अभी जो एज है बाप की, जो x सपोज की हुई, उसमें से माइनस कर देंगे 6, तो बाप की एज बन जाएगी। इसी तरीके से बेटे की एज निकालने के लिए y में से 6 माइनस कर देंगे तो बेटे की एज 6 साल पहले ही बन जाएगी। कितनी है, अब कंडीशन के मुताबिक सवाल में क्या कहता है, अगर आप पढ़ें सेकेंड लाइन, 6 years ago द फादर्स एज वाज, तो बाप की जो उम्र 2 times 2 गुना थी, 2 times मतलब 2 गुना थी एज ऑफ द सन। यानी कि जो 6 साल पहले की बात करें, अभी जो बाप की एज है x माइनस वाई, और बेटे की एज है y माइनस 6 जो 6 साल पहले थी। अब बेटे की एज बाप की एज के बराबर आने के लिए बेटे की एज को 2 से टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 गुना होगी तो वो बाप की एज के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। इन दोनों इक्वेशंस में देखें x के कोफिशिएंट सेम है। ये पहली इक्वेशन के अंदर देखें x प्लस वाई, अगर आप किस आने के लिए यहाँ पे लिख दूँ एक दफ़ा दोनों इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों में x के कोफिशिएंट दोनों के सेम है। जब कोफिशिएंट सेम हो, साइन भी सेम हो, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, y का, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है, तो सेम नहीं है। सेम करने के लिए पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो एक लंबा स्टेप हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कोफिशिएंट सेम है हम उनको ही आपस में सोल्व कर लें। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और पिछले क्वेश्चंस में भी हमने जब किए थे क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन नंबर 4 जो करा था उसमें कहा था कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल ही होता है कि पहले इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस करेंगे, और पहले इक्वेशन की राइट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड के साथ माइनस करेंगे। तो 1 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के x प्लस वाई, इसमें से माइनस कर देंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू, पहले इनकी राइट साइड का 72 माइनस 0। तो अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो x प्लस वाई, माइनस के अंदर प्रॉपर्टी होती है वो सारे साइन चेंज करता है, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 72 में से कुछ भी नहीं निकालना, 72 एज इट इज़ आ गया। ये प्लस x माइनस x से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, y प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 72। सो y इज इक्वल टू 72 ओवर 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड। सो y इज इक्वल टू, अब 72 को आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 के साथ, तो यू विल गेट द आंसर 24। तो y कितनी आ गई हमारे पास, 24 ईयर्स। तो y किसकी एज थी, एज ऑफ अ सन। तो एज ऑफ अ सन कितनी आ गई हमारे पास, 24 ईयर्स आ गई। ठीक हो गया। अब हम एज ऑफ फादर निकालना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट y, इस y की इक्वेशन को पुट कर दो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, चाहे आप या 2 के अंदर पुट कर दो, जैसे आपको दिल करे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, 24 दैट इज इक्वल टू 72। तो 24 द प्लस रह के माइनस आ जाएगा, x इज इक्वल टू 72 माइनस 24। तो 72 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट द आंसर 48। तो अब देखिए एज ऑफ फादर कितनी है, 48 आई। अब 6 years ago एज ऑफ सन कितनी थी,
24 और 6 ईयर्स को एज ऑफ फादर कितनी आ गई हमारे पास 48 आ गए। और देखिए जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 गुना है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ भी होता है। हालांकि उसने जस्ट एज ऑफ सन मांगी थी, यहाँ तक इसका आंसर है। फादर की मैंने इसलिए निकाले ताकि आपको थोड़ा सा सवाल समझ में आ जाए, ठीक है, जो वो कह रहा था। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मायरा ने खरीदी है अ टॉय फॉर ₹1500। मायरा ने एक 1500 रुपये का टॉय खरीदा है एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दिया 1520 का, ठीक है, 1520 का बेच को सेल कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो आसान सा सवाल है ये। देखिए किसी भी चीज़ के परसेंटेज निकालनी है, हमने परसेंटेज की सिनेरियो समझ ले। किस चीज़ का परसेंटेज निकालना है? हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी है हमने उस चीज़ को ऊपर रखना है। तो किस चीज़ का प्रॉफिट निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट की निकालनी है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू, ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू को नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में ले जाने के लिए 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? देखें चीज़ वो कितने की परचेज कर रहा है, लॉजिकल चीज़ है। 1500 रुपये की वो चीज़ क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, और उसको 1520 रुपये की सेल कर रहा है। डेफिनेटली इसका जो गैप है बिटवीन 20 रुपये का जो गैप है वो उसका क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? ऊपर रख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है उसका? 20। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? देखें उसने कितने का परचेज किया था? उसने 1500 का परचेज किया था, क्योंकि 1520 तो बाद की बात, न्यू वैल्यू है ना। ओल्ड वैल्यू क्या थी? जितनी की उसकी परचेज थी, ओरिजिनल वैल्यू वो 1500 थी। तो 1500 रुपये का उसने परचेज किया, मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए क्या? तो परसेंटेज उसने प्रॉफिट परसेंटेज में मांगा, इसलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1500। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.3333, 1.333। तो 1.33 4 दफ़ा लिखने के बाद अब इसको आप स्टॉप कर दें ऊपर से, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इतना उसको परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आ जाएं इसका क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द एनुअल इनकम, सालाना आमदनी ऑफ अ तैयब। तैयब की सालाना आमदनी कितनी है? 9,60,000। वो 9,60,000 रुपये साल का कमा रहा है। वाइल द एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है माफ़ होना, जिस पे टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, यानी कि 9,60,000 रुपये वो एक साल का कमा रहा है, जिसमें से 1,30,000 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। अगर रेट क्या हो 0.75% हो टैक्स का, तो बताओ वो कितना साल का टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो अब देखें उसकी एनुअल इनकम कितनी है। एनुअल इनकम कितनी है तैयब की? जो है हमारे पास ₹9,60,000 ये उस साल का कमा रहा है। और एग्जेम्प्ट का मतलब माफ़ कितनी है? एग्जेम्प्टेड कितनी है? ₹1,30,000, 1,30,000 तक उसकी माफ़ है, ठीक है। तो और रेट कितना है? रेट हमारे पास है 0.75%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। टोटल टैक्सेबल इनकम, पहले उसकी इनकम निकालने हम कि किस इनकम के ऊपर वो टैक्स देगा। जाहिर सी बात है 9,60,000 रुपया वो कमा रहा है, इस 9,60,000 रुपये के ऊपर टैक्स तो नहीं देगा, इसमें से माइनस कर देंगे 1,30,000 रुपये, क्योंकि यहाँ तक तो एग्जाम्प्ट है, उसको टैक्स माफ़ है। तो 9,60,000 के अंदर से हमने 1,30,000 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो 8,30,000, 8,30,000 रुपये के ऊपर वो क्या देगा? ये आगे इसकी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ गया? अब हमारे पास निकालेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी है? 8,30,000 का हम कितने परसेंट ले लेंगे? 0.75% लेंगे। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 8,30,000 का हमने 0.75% लिया, जो कि कितना आ गया? 6,225। तो ये क्या आ गया? उसका टोटल
अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया जो उसने साल का पे करना है। ठीक है, अब इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना ऑफ 3,75,000, 3,75,000 रुपये का फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14%, 14%। देखिए कंपाउंड एनुअली, दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें आपने एक अमाउंट बैंक में जमा करवाई और साल बाद आपको उसका प्रॉफिट आया, आपने उसका प्रॉफिट को निकाल लिया, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट को बैंक में ही रखा रहने दिया। उसके ऊपर फिर साल बाद आपका जो जितने परसेंट बैंक के साथ डिसाइड हुआ वो आपका प्रॉफिट बनेगा, आप हर साल प्रॉफिट निकालते रहोगे। तो उसके बाद जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर ही आपका क्या बनता रहेगा, टैक्स, वो जो प्रॉफिट है वो जनरेट होता रहेगा, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने एक पहले साल अमाउंट कोई इन्वेस्ट की, और इन्वेस्ट करने के बाद जो साल के बाद प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को निकाला नहीं, बल्कि वो उस अमाउंट के साथ ही ऐड कर दिया। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट है आपकी वो इंक्रीज कर जाएगी। फिर उसके बाद जब साल के बाद जब आपका प्रॉफिट आएगा तो वो पिछले साल के निस्बत ज़्यादा होगा। फिर इस तरह आप 2-3 साल 4 साल जितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद जब आप निकालेंगे प्रॉफिट तो उसमें आपको क्या आएगा, मुनाफा सिंपल इंटरेस्ट के निस्बत ज़्यादा होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम जो प्रॉफिट आता है हर साल, हम उसको उनके ओरिजिनल अमाउंट के साथ ऐड करते रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना कितना है। अगर हमारे पास 3,75,000 रुपया हो फॉर 1 ईयर, कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर जब एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों में हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही आएगी, क्योंकि पहले साल तो दोनों में डिफरेंस नहीं होता, दूसरे साल से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का चूंकि क्वेश्चन नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको लिख लें, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू पी से मुराद होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो अमाउंट होती है जो आप इन्वेस्ट करते हो अपने क्या नाम है बैंक में, जो आप जमा करवाते हो। फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आर से मुराद होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और होल टू दी पावर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने टाइम के लिए आप कर रहे हो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पी से मुराद है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी जगह पे, जो लगाते हो। जिस तरह इस केस में वो 3,75,000 रुपये लगा रहा है। आर से मुराद है रेट। रेट जो होता है ना हमारा, रेट परसेंटेज में हमेशा होता है। अब कोशिश ये करना कि जब भी आपके पास रेट अवेलेबल, जैसे यहाँ पे 14% है, उसको रेट को परसेंटेज से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लो। एन से मुराद होता है टाइम, जो नंबर ईयर्स के अंदर होता है। ठीक है, टाइम हमेशा किसके अंदर होता है, ईयर्स के अंदर, साल के अंदर। और सी आई से मुराद ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितनी लगाई उसने, 3,75,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया। 1 माइनस आर रेट कितना है 14%, तो 14 डिवाइड बाय 100, क्योंकि रेट परसेंटेज के अंदर है तो हमने उसको 100 से डिवाइड करना है। और एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया, एक साल के लिए, फॉर देखें 1 ईयर, एक साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो कितना आ गया हमारे पास, 3,75,000 एज इट इज़। तो 1 माइनस, अब 14 डिवाइड बाई 100 कीजिएगा, 14 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.14 आ गया, 0.14 और होल टू दी पावर 1। अब हम क्या करेंगे, 3,75,000 है, इसमें से 1, बल्कि ये सॉरी ये गलती होगी, इसमें 1 माइनस नहीं होता, ये 1 प्लस होता है, सॉरी ये हमारे पास क्या आता है, p माइनस 1 प्लस होता है फॉर्मूले में। ठीक है, 1 प्लस, तो इसको ऐड करेंगे, 0.14 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1.14 और इसकी पावर 1। अब जिसकी पावर भी 1 हो वो उसका आंसर एग्जैक्टली सेम ही आता है। तो 3,75,000 को हम 1.14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14 दैट इज इक्वल टू 4,27,500। तो ये इसका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई। ठीक है, अब हमने निकालना है एक्चुअल इंटरेस्ट जो उसने असल में कमाया है, एक्चुअल इंटरेस्ट। देखे ना, ये 4,75,000 के अंदर तो वो भी अमाउंट शामिल है जो हमने इन्वेस्ट की थी।
तो 4,27,500 में से हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी, जो कि क्या थी, 3,75,000 पे जो इन्वेस्ट की थी वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हमने इन्वेस्ट किया वो तो हमारा प्रॉफिट नहीं, वो तो हमने इन्वेस्ट किया था। तो बाकी का जो डिफरेंस है 52,500, ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, जो कि 1 साल के अंदर हमने अर्न किया, कमाया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था, जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया। अब एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको भी ट्राई करना है। और इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 है, वो एग्जैक्टली हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आया है हमारा इसके अंदर। फिर एग्जाम्पल नंबर 10 भी आया, वही सेल्सियस वाला फारेनहाइट वाला क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला नीचे क्वेश्चन आ गया, क्या नाम है, एग्जाम्पल नंबर 11 जो अभी मैंने आपको बताया था। फिर एग्जाम्पल नंबर 12 में भी लॉस परसेंटेज आ गई, इसको लॉस को ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 13 है सलीम नरीम तनवीर वाला, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है प्रॉफिट। और एग्जाम्पल नंबर 14 में सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इसका सिंपल PRT वाला फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसके एग्जाम्पल्स कीजिएगा। एग्जाम्पल्स आपने खुद से सॉल्व करनी है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने डू योरसेल्फ खुद से करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सीखने के बाद ज़ाहिर सी बात है एक सवाल तो मैं नहीं करवाऊंगा आपको, कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी तो आपके क्लियर हो। फिर भी अगर जो एग्जाम्पल्स ना हो सॉल्व, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसको सॉल्व कर दूंगा।